नमस्कार। चलिए आज ब्रिटिश भारत के इतिहास की गलियों में चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी के नुमाइंदों से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधियों तक कुछ बहुत पावरफुल पोजीशंस ने भारत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो शुरू करते हैं इस सफर को। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि आखिर कैसे एक ही पद ने भले ही उसके नाम बदलते रहे हों लगभग 200 सालों तक भारत की किस्मत तय की। आइए इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन के इस पूरे सफर को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। शुरुआत हुई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से, फिर ये पद बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और आखिर में जब सत्ता बदली तो यही पद कहलाया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। हर दौर अपने आप में एक कहानी है। तो कहानी शुरू होती है पहले दौर से। ये वो वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापार करने वाली कंपनी नहीं रह गई थी, बल्कि वो एक पूरे साम्राज्य की नींव डाल रही थी। तो चलिए मिलते हैं उन शुरुआती चेहरों से जिन्होंने कह सकते हैं पूरी नींव रखी। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा खड़ा किया। फिर आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए। ये एक ऐसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसने दशकों तक ग्रामीण भारत पर अपना असर छोड़ा। और हां, उन्हें भारत में सिविल सर्विसेज का फादर भी माना जाता है। और फिर थे लॉर्ड वेलेस्ली, जिनकी सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, अरे वाह, उसने तो कई भारतीय राज्यों को बड़ी चालाकी से ब्रिटिश कंट्रोल में ला दिया और कंपनी का दबदबा तेजी से फैलाया। अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पद का नाम बदल गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत था कि अब कंट्रोल सिर्फ बंगाल तक नहीं बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कसने की तैयारी थी। इस दौर में हमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग जैसे लोग भी मिले जिन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म किया। लेकिन दूसरी तरफ लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थीं, उन्होंने असंतोष की आग को और भड़का दिया। उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति और मॉडर्नाइजेशन के कदमों ने भारतीय रजवाड़ों में खलबली मचा दी। और ये सारी बेचैनी आखिर में लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 के एक बड़े विद्रोह के रूप में फूट पड़ी। लॉर्ड डलहौजी के दौर को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बड़ा गेम चेंजिंग था। एक तरफ उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने कई राज्यों को सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ही भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चलवाई, वुड्स डिस्पैच के जरिए एजुकेशन में रिफॉर्म्स किए और पीडब्ल्यूडी की भी स्थापना की। मतलब उनके कदम दूर तक असर डालने वाले थे। लेकिन यही वो चिंगारी भी बनी जिसने आगे चलकर आग लगा दी। और फिर साल आया 1857। इस एक साल ने सब कुछ बदल के रख दिया। कंपनी का राज खत्म होने वाला था और भारत के इतिहास का एक बिल्कुल नया पन्ना खुलने जा रहा था। 1857 की क्रांति के बाद सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल गया। पावर सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। अब गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कहा जाने लगा, जो सीधे तौर पर महारानी के प्रतिनिधि थे। ये डायरेक्ट रूल का एक नया दौर था। तो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय में आखिर फर्क क्या था? देखिए, गवर्नर जनरल कंपनी का आदमी था जो कंपनी के डायरेक्टर्स को जवाब देता था। उसका मेन फोकस क्या था? व्यापार और जमीन पर कब्जा। वहीं वाइसरॉय वो सीधे क्राउन का नुमाइंदा था और उसकी जवाबदेही ब्रिटिश पार्लियामेंट को थी। अब फोकस बिजनेस से हटकर सीधे सीधे साम्राज्य चलाने पर आ गया था। वाइसरॉय शब्द का मतलब ही होता है राजा की जगह पर। तो 1858 के बाद ये टाइटल साफ साफ बता रहा था कि भारत अब किसी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में है। ये एक बहुत बहुत बड़ा सिंबॉलिक बदलाव था। लॉर्ड कैनिंग, जो आखिरी गवर्नर जनरल थे, वही भारत के पहले वाइसरॉय भी बने। उनके बाद लॉर्ड लिटन जैसे वाइसरॉय आए जिन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसे कड़े कानून बनाए। लेकिन मजे की बात देखिए, उनके ठीक बाद आए लॉर्ड रिपन, जिन्होंने न सिर्फ उस एक्ट को हटाया बल्कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत भी की, जिसे एक काफी प्रोग्रेसिव कदम माना जाता है। लॉर्ड कर्जन का दौर, ये वो समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य अपने पीक पर था। लेकिन उनके एक फैसले 1905 में बंगाल के बंटवारे ने भारतीय राष्ट्रवाद की आग में घी का काम किया। बाद में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इस बंटवारे को रद्द तो कर दिया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली भी ले आए। लेकिन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन घटनाओं ने ब्रिटिश राज पर एक ऐसा दाग लगाया जो कभी नहीं मिट सका। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, वो उथल पुथल से भरे दशक जो आज़ादी की मंजिल तक ले गए।
इस दौर के वाइसरॉय को अब आज़ादी के आंदोलन की उठती लहरों का सामना करना पड़ रहा था। लॉर्ड इरविन ने गांधी-इरविन पैक्ट साइन किया। लॉर्ड लिंडलिथगो के टाइम पर दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। और आखिर में आए लॉर्ड माउंटबैटन, जिन्होंने भारत के बंटवारे और आज़ादी की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। अच्छा, इतने सारे नाम, इतने सारे साल, इतनी सारी घटनाएं याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो चलिए कुछ मज़ेदार ट्रिक्स देखते हैं जो इन इंपॉर्टेंट डिटेल्स को याद रखने में हमारी मदद करेंगी। ये वाला तो बहुत ही मजेदार है। बस इतना याद रखिए, कर्ज लेकर बंगाल का विभाजन किया। अब देखिए, कर्ज से सीधे सीधे लॉर्ड कर्जन याद आ गए, है ना? और बाकी का वाक्य तो खुद ही बता रहा है कि उन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन। सिंपल। अब जरा लॉर्ड डलहौजी का ये कोट देखिए, दलदल से डलहौजी, हड़प से उनकी मशहूर हड़प नीति, ट्रेन से पोस्ट भेजा से पहली ट्रेन और पोस्ट ऑफिस एक्ट, और डिस्पैच हुआ से वुड्स डिस्पैच। देखा, एक ही लाइन में उनके सारे बड़े काम याद हो गए। और आखिर में लॉर्ड रिपन के सुधारों को याद करते हैं। रिपन ने प्रेस को रद्द किया, स्थान पर से याद रखिए स्थानीय स्वशासन, और गणना की से पहली रेगुलर जनगणना। इन ट्रिक्स से इतिहास को रटना नहीं बल्कि समझना आसान हो जाता है। तो कंपनी के एजेंट से लेकर क्राउन के प्रतिनिधि बनने तक का ये जो सफर था, इन लोगों ने सिर्फ राज नहीं किया बल्कि हमारे सबकॉन्टिनेंट के मॉडर्न इतिहास को एक शक्ल दी जिसका असर आज भी हम महसूस करते हैं। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ना चाहूंगा। सत्ता की इस विरासत का आज क्या बचा है? उनकी बनाई नीतियां, उनके बनाए संस्थान और उनके फैसलों का असर आज के भारत पर किस तरह दिखता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।